Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे. आज का हमारा पहला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अबाउट क्लाउड वॉर. Yes, you're reading it right. I've typed it right. We're going to talk about cloud war in today's video. Now, clouds की जब बात आती है तो clouds ultimately क्या करेंगे? Precipitation करेंगे, rainfall करेंगे. आप इसके बारे में बहुत डिटेल में अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं. You read about cloud formation, you read about the process of condensation, precipitation in your climatology. अगर आपने ज्योग्राफी अभी नहीं भी पढ़ी तो हमें ये बात तो पता है कि अगर बादल आएंगे तो बरसेंगे और बारिश होगी. अब क्लाउड वॉर, इज देयर एनी फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द क्लाउड्स? वेल, नॉट बिटवीन द क्लाउड्स बट फॉर द क्लाउड, फॉर द रेनफॉल. वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट एशियन कंट्रीज, द मिडल ईस्ट कंट्रीज. ये सभी कंट्रीज ट्रॉपिकल एरिया में फॉल करते हैं और आप देखते हैं कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजर डेजर्ट्स आपको मिल जाएंगे. बहुत ही ड्राई कंडीशंस हैं, डेजर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हॉट डेजर्ट्स. एंड यू रीड अबाउट द रीजंस कि क्यों यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ की वेस्टर्न मार्जिन पे हॉट डेजर्ट्स क्यों मिलते हैं. आप अपनी क्लाइमेटोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ते हैं. इंडिया देख लीजिए. इंडिया में थार डेजर्ट है हमारा, राजस्थान. इट इज़ अगेन प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, ट्रॉपिकल रीजन, वेस्टर्न मार्जिन. वी हैव हॉट डेजर्ट एरिया. अब यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स की फॉर्मेशन आप बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है. सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो विंड्स ब्लो करती हैं, दीज आर ईस्टर्लीज. दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट तक पहुँचते 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 दे बिकम ड्राई और वेस्टर्न साइड पे उतनी ही रेनफॉल नहीं हो पाती. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ व्हेन यू रीड अबाउट द कंडीशंस जिनकी वजह से रेनफॉल होती है, सो फॉर दैट वी नीड लो प्रेशर, कि एयर वहाँ पे राइज करे. लेकिन ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एयर फॉल करती है विच इज़ एंटागनिस्टिक टू रेनफॉल. एंड फिर जब आप और डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यही वेस्टर्न मार्जिन्स ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास कूल वाटर होता है, कोल्ड करंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. इन रीजंस के चलते ट्रॉपिकल एरियाज़ की वेस्टर्न मार्जिन पे हॉट डेजर्ट्स हैं. वाटर वहाँ पे एक स्कार्स रिसोर्स है. हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे हमें अच्छा खासा मानसून मिल जाता है, बट स्टिल most of the major cities and parts of India they face drought. एक तरफ हमारा इंडिया ऐसा है जहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा इंडिया है जहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं. हमने थोड़े दिनों पहले बात की थी इस बार मॉनसून डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रही है. Now when we talking about cloud war, ये उन कंट्रीज़ में हो रहा है जो कि ऐसी वेस्टर्न मार्जिन पे हैं. एशिया की वेस्ट एशियन रीजन की हम बात कर रहे हैं. वेस्ट एशियन रीजन में यू हैव यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान. देयर सो मेनी कंट्रीज ओवर देयर. सो व्हाट्स हैपनिंग, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है. दीज कंट्रीज आर यूजिंग क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स. ये एक वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है. मतलब आप क्लाउड सीडिंग करवा के आर्टिफिशियल रेनफॉल करवा सकते हैं. अगर इतने इनफ क्लाउड्स हमारे पास हैं कि उसमें आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लाउड सीडिंग.
अब क्योंकि जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर डेफिसिट कंडीशंस हैं, ड्राई कंडीशंस हैं, तो रेनफॉल उतनी अबंडेंटली नहीं होती. सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ, द कंट्रीज ओवर देयर दे आर ट्राइंग टू कैच द रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग टेक्निक. And this is the bone of contention among various countries in the region like UAE, United Arab Emirates and the other Middle East countries. They are trying to catch rainfall कि भाई हमारी कंट्री के ऊपर जो बादल आ गए हैं ये यही बरसेंगे, यही रेनफॉल करेंगे, and for that they are using the technique of cloud seeding. So see, actually this is the topic of cloud seeding technique. आप अगर इसको अपने बेसिक से रिलेट करें तो बेसिक में ये क्लाउड सीडिंग मेथड्स क्लाउड सीडिंग के साथ जुड़ जाता है. बट द टर्म दैट वाज यूज्ड इन द न्यूज़ इज अबाउट द क्लाउड वॉर. तो अवेयर रहेंगे दैट क्लाउड सीडिंग मेथड से क्लाउड वॉर शुरू हो चुकी है. Coming down to the main point, we need to understand that what is cloud seeding. So as I just mentioned, cloud seeding एक weather modification technology है. इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम आर्टिफिशियल रेनफॉल क्रिएट कर सकते हैं एंड ये तभी वर्क करेगी अगर एटमॉस्फेयर में इनफ अमाउंट ऑफ क्लाउड्स प्रेजेंट हैं. क्या किया जाता है या फिर क्या किया गया है, इन क्लाउड्स में ड्रोन्स को चार्ज करके क्लाउड्स में भेजा गया. द ड्रोन्स वर चार्ज इनटू द क्लाउड्स, जिसकी वजह से क्लाउड में जाकर क्या प्रोड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रिक शॉक, एंड वो सभी क्लाउड्स आपस में इकट्ठे हो गए, क्लम्प हो गए, एंड दिस कॉज्ड रेनफॉल. अदरवाइज इस प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है कि जो आपका क्लाउड है, क्लाउड में सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, जैसे कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको डंप किया जाता है क्लाउड के अंदर ताकि रेनफॉल हो जाए. इसीलिए इसका नाम है क्लाउड सीडिंग, क्योंकि इन केमिकल्स के सीड्स कहा जाता है कि प्लेन्स को यूज़ करते हैं और उसको सिंपली ऊपर स्प्रेड कर देते हैं. द डिफरेंट मेथड्स, या तो प्लेन को यूज़ करके इनको स्प्रेड आउट किया जा सकता है या फिर इट कैन बी सिंपली स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. इससे अगेन जो क्लाउड्स हैं उनमें कंडेंसेशन इंड्यूस होती है, वो आपस में क्लम्प होते हैं एंड मास जो है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है एंड दैट लीड टू दी रेनफॉल. तो अब क्या करवाया जा रहा है, अदरवाइज तो ये टेक्निक हो तभी इसका नाम है क्लाउड सीडिंग. बट राइट नाउ व्हाट इज बीइंग डन, जो ड्रोन्स हैं उनको चार्ज करके क्लाउड्स में भेजा जा रहा है ताकि क्लाउड्स में एक इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट हो और ये क्लाउड्स आपस में क्लम्प हो जाए, मास बढ़ जाए, एंड दैट विल लीड टू रेनफॉल. सो दिस इज बेसिकली योर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी मेथड. क्वेश्चंस आते रहे हैं, पहले आए हैं, आ भी सकते हैं. अब जैसे कि देखो, क्लाउड सीडिंग का मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया है, लेकिन एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इन्वायरमेंट कैन कॉज एसिड रेन. तो अभी जो हमने पीछे यहाँ पे जिन केमिकल्स की बात की, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस विच इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज कैन बी यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग. तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बेसिक क्वेश्चन है and it is in current affairs, it is in news, so you should know about it. ठीक है जी. Now moving ahead, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अबाउट ज़ॉम्बी आइस. हमारा नेक्स्ट इशू इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे भी अब सपोज पेपर में आप बैठे हैं और टर्म आ जाए ज़ॉम्बी आइस. What is it? What is it all about? So this zombie ice is first of all related to the melting of ice sheet of Greenland. ग्रीनलैंड में हमारे पास जो आइस शीट है, एक स्टडी आई है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रीसेंट स्टडी, ग्रीनलैंड की आइस शीट अनअवॉइडेबली हाई पेस पे मेल्ट हो रही है और जिसकी वजह से ग्लोबल सी लेवल राइज कर रहा है.
And according to this study, the global sea level is rising by at least 10.6 inches or 27 centimeters. नो मैटर आप इस वक्त वर्ल्ड डिसाइड कर ले कि हम ये एक्शन लेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज नहीं होंगे, एनीथिंग यू डू, the way the Greenland ice sheet is melting, unavoidably it is raising the global sea level. And when we talk about sea level, understand this, there are so many small island nations, the most vulnerable regions to the rising sea level. Coastal areas में जो आपकी important cities हैं, all of them can submerge. And for this melting of Greenland's ice sheet, we're using the term zombie ice. This is because of the zombie ice that it is certain to melt away from the ice cap and blend into the ocean. क्या है ये zombie ice जो कि certain ही है कि ये ice cap से melt होकर ocean में blend होगी ही होगी? What is it? Let's try to understand. Now when we talk about zombie ice, so understand that it is referred to dead और डूम्ड आइस. मतलब वो ये ऐसी आइस है जो कि अभी फ्रेश स्नो अक्यूमुलेट नहीं कर रही है. इट कंटिन्यूज टू बी द पार्ट ऑफ पेरेंट आइस शीट. सबसे पहले जो आइस शीट्स आई हैं, जो पेरेंट आइस शीट है, उसका पार्ट है. एंड प्रेजेंटली जो वहां पे स्नोफॉल हो रही है वो इसके ऊपर अक्यूमुलेट नहीं हो रही है. तो जब फ्रेश स्नो इसके ऊपर अक्यूमुलेट हो ही नहीं रही तो अल्टीमेटली तो ये मेल्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि अपना मास बढ़ा ही नहीं रही है, फ्रेश स्नो को ऐड ऑन कर ही नहीं रही है. सो सच काइंड ऑफ आइस इज कॉल्ड एज ज़ॉम्बी आइस, डेड आइस, डूम्ड आइस, विच इज committed to melt away and it will definitely increase the sea level. अब ऐसा क्यों हो रहा है? If you ask anybody why is it happening, क्यों आइस मेल्ट हो रही है? It is happening because of the warming that has happened, already happened. तभी हम कह रहे हैं कि अगर अभी हम स्टेप्स उठा लें कि ये नहीं करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, you do any step, take any step, zombie ice will melt. Because zombie ice melt जब हो रही है, this is melting on the account of warming which has been already happened. And इस रिसर्च में ये पॉइंट किया गया कि वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है जहाँ पे स्नोफॉल हाई लेवल पे पहुँच जाती है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीनलैंड आइस कैप, it flows down to recharge the edges of the glacier and thicken them. स्नोफॉल होती है वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से फ्लो डाउन करके ग्लेशियर्स के एजेस पे पहुँच जाती है और एजेस जो है वो थिकन अप हो जाते हैं. लेकिन देयर इज़ दैट पार्ट ऑफ पेरेंट आइस शील्ड जिसके ऊपर जो स्नो है वो अक्यूमुलेट हो ही नहीं रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी इट सेज दैट द लास्ट several decades there has been more melting than replenishment. जितना replenishment हो पाता उससे ज़्यादा melting हो रही है. तो एक चीज़ देखें, इस रिपोर्ट में हम सीधा ये कह रहे हैं कि 10 इंचेस से ज़्यादा का sea level rise होगा. So what does it's gonna do? Now according to United Nations Atlas of Oceans, 8 of the world's 10 largest cities are near the coast. और अगर सी लेवल राइज होगा, फ्लड्स आएंगे, हाई टाइड्स आएंगे, स्टॉर्म्स आएंगे एंड द कोस्टल सिटीज विल बी इम्पैक्टेड बैडली एज कंपेयर टू द इनलैंड. तो इसका मतलब जो लोकल इकोनॉमी है वो खतरे में है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं दे विल टेक अ हार्डर हिट फॉर दिस. राइट, सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ॉम्बी आइस. पता होना चाहिए आपको, इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. कभी कभी यूपीएससी इस तरह की गूगलीज फेंक देती है, तो ज़ॉम्बी आइस क्या है यू शुड नो अबाउट इट. मूविंग अहेड, our next article, again it is important from GS paper 3 point of view, GS paper 3 point of view, science and tech.
It's about Artemis 1. So there's this keenly awaited space mission. जिसे माना जा रहा है that this will be the start of new age in space exploration. The launch of this mission, the NASA's Artemis 1 mission, has been again put off due to some problems. So when we talk about the Artemis 1 mission, as we said, ये NASA का एक keenly awaited space mission है, and the aim is to explore moon. There is a specific objective that we need to get human beings back on the surface of the moon, on the lunar surface, and even beyond that. Moon तक पहुँचें, फिर Mars की surface तक we need to take human beings there and even elsewhere. So that is the NASA's Artemis 1 mission. तो इसे again postpone कर दिया गया है. It has been put off rather because of some problems. And the Artemis 1 was all about laying foundations for more complex and ambitious mission कि पहले मून तक पहुंचते हैं, इसको पूरा करते हैं, and then we'll go towards the other ambitious missions. It will carry some payloads जो कि small satellites की form में होगा, जिनको हम CubeSats कहते हैं, and each of this will be equipped with instruments which are meant for specific investigation and experiment. यहाँ पे biological experiments किए जाएंगे, वहाँ पे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस, एल्गी, ये किस तरीके से आउटर स्पेस में बिहेव करते हैं, इनको स्टडी किया जाएगा. रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, इनके जीन्स के ऊपर क्या रिएक्शन होता है. दिस इज व्हाट वाज गोइंग टू बी डन ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. फॉर दिस ओरियन स्पेसक्राफ्ट, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है थ्रू विच वी विल कैरी द एस्ट्रोनॉट्स इनटू द डीप स्पेस ऑन द फ्यूचर मिशंस. एंड इस मिशन में 3 डमी पैसेंजर्स होंगे, मैनिकिन्स होंगे, विच विल बी मेड अप ऑफ मटीरियल विच विल मिमिक ह्यूमन बॉडी, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू. इट विल हैव सेंसर्स जिससे कि डीप स्पेस एटमॉस्फेयर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसे भी स्टडी किया जाएगा. सो द रॉकेट जो कि इसके लिए यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द स्पेस लॉन्च सिस्टम, SLS कहते हैं. दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एवर बिल्ट द सिस्टम ऑफ नासा. इट्स अ वेरी 98 मीटर्स टॉल रॉकेट रादर, एंड बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी. इट विल हेल्प द ओरियन स्पेसक्राफ्ट टू अचीव द स्पीड ऑफ 36,000 किलोमीटर पर आवर, एंड इट विल टेक इट डायरेक्टली टू द मून. सो दैट वाज द मिशन ऑफ द Artemis 1. अब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, 2020 में क्वेश्चन आया. अब आप सीधा सीधा देखें कि किस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है. द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल that has sides in 1 million kilometer long, which laser shining between the craft. So what is this? तो सिमिलरली अब जैसे रिसेंटली कैपस्टोन भी न्यूज़ में था, थोड़े दिनों पहले हमने कैपस्टोन की बात की थी, दैट वाज इन न्यूज़. अब आर्टेमिस न्यूज़ में है, नासा का स्पेस वेब टेलीस्कोप न्यूज़ में रहता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है. सो वी विल नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, अगैन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस विच इज़ इन न्यूज़. यहाँ से अगैन इशू क्या है वो तो पता होना ही चाहिए, इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. वी आर गोना टॉक अबाउट डेमचोक. सो व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली, डेमचोक, इट इज़ इन लद्दाख. एज यू कैन सी, दिस इज़ द रीजन ऑफ डेमचोक. इट इज़ इन लद्दाख, एंड यहाँ पे जो इंडियन ग्रेजर्स थे उन्हें रोका गया बाय द चाइनीज़ आर्मी. सो चाइनाज़ People's Liberation Army, PLA, they objected to the presence of the grazers, and this is on the Indian side, जो LAC की जो line of actual control की जो Indian perception जो line है वो उसी तरफ present थे. And this location of Demchok, it is very close to the Saddle Pass. वहाँ पे इंडिया के grazers को रोका गया. Even in 2018, China pitched कि यहाँ पे जो टेंट्स हैं, दे आर मीटर अवे फ्रॉम द चार्डिंग नीलुंग नाला इन डेमचुक और द CNN जंक्शन. सो लद्दाख इज अगेन ऑन द एज,
इससे पहले भी हमारे पास जो क्लैशेस हैं वो हो चुके थे. देयर वर डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे LAC में क्लैशेस हो चुके हैं. Be it the Pangong Lake standoff in 2020. This is the Pangong Lake, as you can see. And then the Galwan Valley one, and now the Demchok region is again in news. So, if we look at the recent developments, so India and China, they have 16 rounds of meeting of the senior commanders so far. एंड अभी तक दोनों ही साइड कोई भी ब्रेक थ्रू लेकर नहीं आ पा रहे हैं रिगार्डिंग दी डिसएंगेजमेंट एट द पेट्रोलिंग पॉइंट 15. सो देयर इज दिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15, वहाँ पे किस तरह डिसएंगेजमेंट होगी हॉट स्प्रिंग एरियाज़ में, इसे लेकर अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू अचीव नहीं हुआ है. एंड विद दिस डिसएंगेजमेंट दिस कंप्लीटेड ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो. वहाँ पे पैंगोंग सो के नॉर्थ और सदर्न बैंक्स पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है. लेकिन जो बाकी फ्रिक्शन एरियाज़ हैं जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख जिसमें देपसांग डेमचोक सेक्टर आ जाते हैं, वहाँ पे अभी तक फेज्ड डिसएंगेजमेंट पूरी अभी तक नहीं हो पाई है. सो अगैन आप अपनी एटलस में इन रीजन्स को मार्क करेंगे. देयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना. एंड यहाँ से भी अगैन प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं. 2020 में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर क्वेश्चन आया था, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है. तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, इन सारी ही चीज़ों को लोकेट कीजिए अपनी एटलस में, अक्साई चिन, ले, गिलगित, नुब्रा वैली, and you will yourself see that Siachen Glacier lies in the north of Nubra Valley. तो therefore I am saying कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है कि ये पर्टिकुलर एरिया में क्लैश हुआ है एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता तो होना चाहिए कि हुआ क्या है, इशू क्या है. Along with it you have to open your atlas and mark that particular location. जैसे कि अभी हम देमचोक की बात कर रहे हैं, so you can see बिल्कुल ये आपके पास जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पे ये प्रेजेंट है. सो द पिक्चर शुड कम इन योर माइंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज लोकेशंस. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.